औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गवर्नमेंट रुखसत हो चुकी। इसहाक़ डार की जो ख्वाहिश थी कि डॉलर नीचे आ जाए, शरह सूद गिर जाए, वो तो नहीं हो सका। बट गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जाने से पहले कोई 1 खरब से ज़्यादा रुपए रेस करके 23% के ऊपर चली गई है। आई वंडर वाई, और किसके लिए ये नेकी की गई है। ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि IMF की दी हुई डायरेक्शन की वजह से पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें बेहतरी हो सकती है। बट अगर आप मैन ऑन द स्ट्रीट से पूछें तो जो महंगाई है, जो अफरीत है चैलेंजेस का, वो ये बताता है कि लोग परेशान हैं। एक जगह खुशहाली है एंड दैट इज़ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में समझते हैं फ़रीद आलम से कि उनका व्यू क्या है और गोइंग फॉरवर्ड उनको सिचुएशन कैसी दिखती है। फ़रीद आलम, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। फरीद साहब, हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन? गवर्नमेंट रुखसत हो गई है, इंटरम सेटअप आया ही चाहता है। ये जो रीसेंट रैली थी, ये आपको मेरिट बेस कितनी दिखी, या इसमें PMLN की ख्वाहिश कितनी दिखी कि वो जाने से पहले कोई इंडेक्स का अच्छा लेवल दिखा दें? जो ख्वाहिश तो हर गवर्नमेंट की होती है, लेकिन ज़ाहिर है जो जिसका पैसा लगा होता है, जो इन्वेस्टर है, जिसने अपनी उँगलियाँ पिछले 4-5 साल से जलाई हुई हैं, वो कभी भी किसी का ईंधन नहीं बनते। तो पाकिस्तान में ये जो लास्ट महीना गुज़रा है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो अल्लाह का शुक्र है बेहतरी आ गई है और आ रही है। आपने पास्ट टेंस यूज़ किया, मुझे तो लग रहा है कि रैली इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगी। जो IMF का चले जाना हमारा IMF प्रोग्राम में और डिफ़ॉल्ट का अवर्ट होना, असल में सोशल मीडिया हमारे यहाँ बहुत पावरफुल होता जा रहा है और बहुत सारी दुनिया हमारी सोशल मीडिया पे बैठ के बहुत डूम्सडे सिनेरियो को पोर्ट्रे और पेंट कर रही थी, जिसके अंदर मुझे याद है मेरे हज पे जाने से पहले जो बातें होती थी, पढ़े लिखे लोग हमारे, वो हमारे डोमेस्टिक डेट की रिस्ट्रक्चरिंग की बातें भी करने शुरू हो गए थे, और गाना, ज़ाम्बिया और श्रीलंका की एग्ज़ाम्पलें भी बहुत चली हैं हमारे यहाँ। राइट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स हैव मूव्ड और चेंज हुआ, और उसकी वजह से जो ये 40 से 49,000 समथिंग वाली जो रैली है, जो अभी चल रही है, कंटिन्यूड है इंशाल्लाह। असल में बहुत ही रिडिकुलसली लो प्राइसेस पे हमारा इंडेक्स आ गया था। मेरे ख्याल से ये वाला सवाल आप बाद में करेंगे, आप पॉलिटिक्स पे पहले जा रहे हैं। तो आई थिंक दोनों चीज़ों को हैंड हैंड इन ग्लव तो नहीं कहूँगा, थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है, राइट। बट लेट मी से कि हैंड इन हैंड चलते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये वो। पॉलिटिक्स तो अभी आपने और हमें सबको पता है, सुबह से शाम तक हम देखते और सुनते आ रहे हैं एक ही चीज़ सुबह से शाम तक, कि केयर टेकर सेटअप आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बट आई थिंक हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स मे नॉट सेटल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एट लीस्ट, बट ये जाते-जाते जो 1 महीना अच्छा गुज़ार के चले गए, इससे थोड़ा-सा हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन थोड़ी-सी क्लियर होना शुरू हुई है। एंड इट्स अ गुड साइन एंड गुड ओमेन फॉर द पाकिस्तानीज़ एंड पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड बिज़नेस कम्युनिटी एज़ अ होल। जो बहुत ज़्यादा एकदम चेंज जो आई, एक तो ये जिस तरह मैंने आपसे कहा, और आपने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही अपनी इंट्रोडक्शन में, कि कल जाते-जाते गवर्नमेंट के पास बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि वो इतना पैसा मूव अप ना करती, थोड़ा कम करती और केयर टेकर के ऊपर थोड़ा-सा ये डालती ब्रंट, लेकिन वो जाते-जाते भी आने वालों के लिए बहुत ही लंबे पैसे लेके किटी में डाल के चले गए। तो मैं इनकी जगह होता तो मैं थोड़ा गुजारे लायक उठाता और यील्ड थोड़ी-सी नीचे करके भी दिखा देता। बट इनकी अपनी दानिश पे जो इन्होंने किया, मैं तो सिर्फ ये कमेंट करूँगा लास्ट इस पॉइंट पे, देन आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, कि ये जो मार्केट की रैली बनी और जो बन रही है, इसके अंदर ये सोवरेन वेल्थ फंड का और SIFC का बहुत बड़ा अमल दखल है। हम लोग भी, मुझे याद है AKT सिक्योरिटीज़ में हमारा चेयरमैन पिछले 4 साल से ये कहता रहा है कि जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज़ के रिसीवेबल हैं, उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ अर्निंग की डिटीरियोरेशन की वजह से इसकी प्राइसिंग बहुत ख़राब हुई हुई है। तो अगर आप पिछले दिनों जब बात हो रही थी कि बेचें किसी ना किसी एसेट को, बिकॉज़ आप ये भी मैं बताता चलूँ अपने नाज़रीन को कि हमने ओवर द ईयर्स वी हैव बीन बोरिंग, और हम बोरो करके
borrowing again and again and again from the same set of lenders, उन उसकी भी एक हद होती है। तो आई थिंक टाइम हैज़ प्रॉब्ली कम कि उनको हम कोई एसेट दें और राइट। जहाँ जिस चीज़ में उनको वो अगर वो बेहतर हैं रिफाइनरी लगाने में या किसी और ट्रेड में या हमारे एटलीस्ट फंड्स को खरीदने में, तो एज अ पाकिस्तानी हमें ये इस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हम इस वक्त तमाम डेवलपिंग वर्ल्ड को और पाकिस्तान को अगर फॉरेन करेंसी चाहिए तो वो सिर्फ लोन या उधार की शक्ल में नहीं बल्कि ट्रेड की शक्ल में भी आ जानी चाहिए। यहाँ हमारे जो इवनिंग रिपोर्टर्स वाले हैं, ये जो फाइनेंस को भी कवर करते हैं, मुझे मेरे हमेशा से उनसे ये आर्गुमेंट रहता है और रहेगा शायद मेरी उम्र तक कि उनकी फाइनेंस की नॉलेज बहुत कम होती है, बट जैसे ही कोई एसेट की जो लिस्टेड कंपनी के बेचने की भी बात आती है और जिसकी बिलियंस एंड मिलियंस की ट्रांजैक्शंस हो रही हों और एक प्राइस डिस्कवरी हुई भी हो, उस पे भी अगर आप बेचने की बात करें तो लोग कहते हैं जी फैमिली सिल्वर कौड़ियों के दाम बेच दिया। अगर इतनी ही कौड़ियों के दाम आपको लगता है तो आप खुद हिम्मत करो और उसको लिस्टेड सिक्योरिटीज को एटलीस्ट आप खरीदो, आपको अगर सस्ता लगता है। हाँ, अनलिस्टेड कंपनी में ये वाला आर्गुमेंट मैं उन लोगों का मानता हूँ कि जिसमें आपके पास पता नहीं है कि क्या इसकी इस एसेट की क्या वर्थ होगी। मेक सेंस। तो वो एक्चुअली फॉलो कर रहे होते हैं इफ्तिखार चौधरी को, उन्होंने एक बुनियाद रख दी है इस तरह के क्रिटिसिज्म की, अनफाउंडेड बातों की। आपने देखा कि उनके जाने के बाद जिस प्राइस पे स्टील जा रही थी, जिस वैल्यू पे जा रही थी, उसका 4, 5, 6 गुना ट्रेजरी से गया और स्टील मिल आज तक जो है वो एक निशान इबरत है। आई मीन दैट्स अ वोंड विच नेशन कंटिन्यूज टू लिक। फरीद साहब ये फरमाइएगा कि गोइंग फॉरवर्ड। सानी भाई अल्लाह करे कि हमने अभी भी आपने बड़ी एग्जाम्पल को दरिया कूज़े बंद किया, इस तरह की एग्जाम्पल्स बहुत मिलती हैं। दिस इज अ मेगा एग्जाम्पल। लेकिन क्या हम एज पाकिस्तानीज आज भी हैव वी लर्न द लेसन? और टू मी अल्लाह माफ करे मुझे अफसोस होता है कहते हुए, अ बिग नो टू दिस। वी आर कंटिन्यूसली क्या मैं कहूँ अपने आप को कि बस हमारे नेशन को सिर्फ बातें बनानी तो आती हैं, मुझे भी आती हैं, लेकिन जब कोई एक्चुअल और अकल की बात होती है, जब हिम्मत करने की बात होती है, उस वक्त हम एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। यूर राइट, यूर राइट। फरीद भाई ये फरमाइएगा कि ये जो रैली थी ये तो बहुत ही लिमिटेड, और ये जिन स्टॉक्स की खबरें हैं SNGP, PPL, OGDC, वो क्या स्टॉक एक्सचेंज इन 4 कंपनियों के मुखफ़फ़ को मिला के बना देना चाहिए? वाई कांट वी सी अ डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट? नहीं देखिए, आप तो यू आर एन ओल्ड हैंड एट स्टॉक मार्केट। आपकी बात काफी हद तक सही है, लेकिन इसका स्पिल ओवर इफेक्ट तो आता ही है। शुरू में राइट, कोई ना कोई रीजन होता है। ये जो यूर है राइट। बैंकिंग सेक्टर, E&P और फूड सेक्टर की एक दो कंपनियों ने लीड की है, मैं इस राइट। बात से नहीं इग्नोर करूंगा। बट आई थिंक जो प्राइसेस बाज शेयर्स की, जिन शेयर्स जिस प्राइसेस पे वो शेयर्स ट्रेड हो गए, वो वंस इन अ लाइफ टाइम है और वो इतनी कोई खतरनाक है। जिस तरह मैं एग्जांपल दो आपको दूं, ऑल्दो इन वैल्यूज पे शेयर की ट्रेडिंग कम हुई है बट हुई या है। या अब अगर 59 रुपीज पे हबीब बैंक लिमिटेड जैसा शेयर आ गया था, जिसकी बुक वैल्यू, फ्रेंचाइज वैल्यू, पाकिस्तान के बड़े 5 बैंक, चले एक का नहीं नाम लेते, सारे ही इस तरह के फिर रहे या थे कि 1 और 1.5 टाइम्स मल्टीपल ऑफ अर्निंग्स पे वो शेयर पूरा अवेलेबल था आपके हाथ में। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी मतलब 100 रुपए ही हुआ है ना। या तो ये लोग, ये प्राइसेस आप देखें कहाँ से गिरी थी। या तो हम तो आपको पता है कि हम व्हेन वी हैव कवर्ड, आपके साथ भी हम जब आप रिप्रेजेंट करते थे स्टॉक एक्सचेंज को, डोमेस्टिकली ट्रेवल करते थे या बाहर जाते थे, तो हम 7 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल से 7 to 12 पे रहते थे। यस। लेकिन अब खैर अब हमारा 7 से 10 हो गया था पिछले 10 साल, क्योंकि लॉस्ट डिकेड या लास्ट डिकेड कह लें जो भी। बट आई थिंक सानी भाई, एक आपको, मुझे और आपको ये भी है कि हमें वी हैव टू एजुकेट आवर इन्वेस्टर क्लास और पोटेंशियल इन्वेस्टर क्लास। या मुझे आज भी मेरे दोस्त यार, कजन्स, क्लाइंट्स, रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई 53,000 पे गई थी मई 2017 में और 50,000 तक तो पहुंच गई, तो अब हम क्यों लें?
अब उनको मैं लाख समझाऊँ कि भाई देखें, ये जो इंडेक्स है, ये प्राइस से प्राइस कंपेयर नहीं कर रहा, ये इसके अंदर जो-जो पे आउट्स हैं पिछले 5-7 सालों की वो शामिल हैं। 3 और 3 6 सालों की शामिल हैं। हाँ, अगर आपने चले इस बारीकी में नहीं पढ़ना, मैंने तो आज एक रिपोर्ट भी निकाली है या कि भाई जो 2017 के ऊपर जो प्राइसेज़ थी उनका और आज जो प्राइसेज़ हैं, उसमें इतना कोई लंबा-चौड़ा फ़र्क है। लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं डालता अपने नाज़रीन को और अपने जो स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे होंगे और आपके तवज्जुह से, हमारे पास एक केएसई 30 भी है, जो कि या प्राइस इंडेक्स है, राइट जो कि मई 2017 में 28,100 समथिंग गया था। यस 28,000 समझे मोटा-मोटा। राइट आज वो 18,000 है। या तो प्राइस से प्राइस का कंपैरिजन होता है जो पे आउट को हमारा क्योंकि केएससी 100 एडजस्ट नहीं करता, तो इसकी वजह से लोग आम तौर पे समझते हैं कि वो प्राइसेस या वो इंडेक्स लेवल दोबारा अचीव हो गया है, हम उससे बहुत दूर हैं अभी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक इंडेक्स पॉइंट मिलियंस 2 मिलियन का है और 30,000 पॉइंट के करीब जो है वो कैश डिविडेंड के हमारे इंडेक्स के अंदर हैं। अगर आप डिविडेंड डिस्काउंटेड 100 इंडेक्स देखेंगे तो वो आपको 21-22 हज़ार के लेवल पे मिलेगा। फरीद साहब ने बहुत बारीकी वाली बात सलीके के साथ समझाई है कि जो प्राइस इंडेक्स है उसको आप प्राइसेस को प्राइस इंडेक्स के साथ देखें, डिविडेंड एक्यूमुलेटेड इंडेक्स के साथ नहीं देखें। फरीद साहब, गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन? पहले इंटरम सेटअप एंड अगेन वही आपकी वाली बात, पहले पॉलिटिकली थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर कर लें और फिर मार्केट की तरफ जाएंगे। सो हाउ डू यू सी दिस इंटरम सेटअप? जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, आपको रेंज बाउंड इकोनॉमी चलती हुई दिख रही है या आपको दिख रहा है कि ये केयर टेकर सेटअप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इसमें चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो जाएंगी और फिर डेमोक्रेसी की तरफ चीज़ें जाएंगी? सानी भाई आपने बड़ा एक दुखती रग पे हाथ लगा दिया। देखिए मेरा ज़ाती ख्याल है जो चेहरे आएँगे केयर टेकर सेटअप में, उनको देख के अंदाज़ा होगा कि ये 3 महीने वाले हैं कि 6 महीने वाले हैं। ये ओके किस रेस वाले लोग आए हैं। दूसरा ये कि अगर आईएमएफ के एक्स एम्प्लॉइज़ आएँगे या जो आईएमएफ की बातें मानने वाले लोग आएँगे, वो तो फिर बाय द बुक चलेंगे। और पाकिस्तान की इकोनॉमी, स्टॉक्स सब कुछ बाय द बुक वाला नहीं है। यस हमें तो आज ये समझ नहीं आई कि जब हम इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं और हमारी बड़ा अजीब सा लगता है कहते हुए, बट ये पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए एक रियलिटी है कि हमारी ग्रे इकोनॉमी हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के साइज के तकरीबन बराबर है। तो जो आपके टैक्स नेट में और आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उसको इंसेंटिव मिल जाता है आप जब इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं तो। और जो आप कैप्चर करना चाहते हैं वो आपको कैप्चर नहीं होता। There are a couple of more examples that I can give, but suffice it maybe to say here कि हम जो वापस आ रहा हूँ अपने पॉइंट की तरफ कि अब जो नाम आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का तो मोर और लेस तकरीबन आ ही गया है, बाकी लोग भी आ जाएं उससे आइडिया हो जाएगा। और सेकेंडली हमारी जो अब हमें ये चाहिए अपने जब भी इलेक्शन हो, ये हम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो लोग कॉन्टेस्ट करें हमसे वोट मांगने आए, अब तो आता कोई नहीं हमारे पास। ये तो हमारे पास मेरे ख्याल से गांव में और बाकी जगहों पे आते हैं। 1 पर्सन 1 वोट वाले कॉन्सेप्ट में हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर होना कि आपके सानी के फरीद आलम के टैक्स पेमेंट के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर या कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर कोई क्लास ऑफ वोटिंग हो, मेरे 25 वोट्स होना तो मैं देखूंगा मेरे पास मेरा मोहल्ले का क्यों नहीं आए? काउंसलर से एमएनए तक क्यों नहीं आता कोई। 1 पर्सन 1 वोट है तो उसी के पास जाएगा जिसको आसानी से कन्विंस कर ले और जो उसके साथ कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखे। सो जो 80-80 लोगों की जो स्पेशल असिस्टेंट और मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर और ये जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, मिनिस्टर्स की जो फौज दर फौज होती है, अगर हम लोग आज से कोशिश करें ग्रेजुअली कि भाई हम उसी को वोट देंगे जो अपने मंशूर में रखे कि मैं 25 लोगों से ज्यादा की बड़ी काबीना नहीं रखूंगा, तो फिर तो बात भी बने। हमारी जो गवर्नमेंट रन करने की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम है। और हमें खुशी है कि अगर ये केयर टेकर सेटअप में थोड़ा कंट्रोल रहेगा और पुराने लोगों का जो खर्चे हैं वो रुक जाएंगे और केयर टेकर थोड़ी
स्मार्ट रखेगा अपनी कैबिनेट। टीम को, तो पाकिस्तान का खर्चा कम होगा। तो आपने देखा कि अल्लाह का शुक्र है 4 महीने जो पिछले गुज़रे हैं उसमें करंट अकाउंट जो सरप्लस आया उसको हमने थोड़ा एन्जॉय भी किया और मार्केट ने भी उसको एन्जॉय किया कि कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव 4 मंथ्स का हमारा करंट अकाउंट सरप्लस था। बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन था, राइट। क्योंकि उससे पिछले वाले साल में तो 17 बिलियन का डेफ़िसिट था। और इस दफ़ा हम नहीं कह रहे, हमारे आईएमएफ ने बड़ी-बड़ी अच्छी बातें हमारे लिए कर ली हैं। या। एक तो इन्फ्लेशन पे आईएमएफ ने अच्छा नंबर दे दिया है, ग्रोथ का नंबर अच्छा दे दिया, राइट। हमारे रिज़र्व्स पे कहता है कि 10 बिलियन होंगे, तो आईएमएफ हमारे लिए अच्छी बातें कर रहा है। हाँ, एक और बात मैं बता दूँ कि व्हेन वी लुक्ड एट द रिपोर्ट बाय आईएमएफ, तो इतनी वो लहीम और शहीम थी कि 120 सफ़े की रिपोर्ट थी, तो डर लगता था कि पता नहीं क्या-क्या लिख दिया होगा। या। लेकिन अल्लाह का ये बड़ा करम है और शुक्र है कि इट जस्ट बॉइल्ड डाउन टू 2 पॉइंट्स। वन, कि आपने एक्सचेंज रेट के साथ ज़्यादा इंटरवेंशंस नहीं करनी, राइट। और दूसरा ये था कि आपने फिस्कल साइड में स्लिपेज या वहाँ छेड़छाड़ नहीं करनी। उसके अलावा बहुत सुकून है ये अगले 9 महीने में। मेक और सेंस। आपने देखा कि हमारी जो ब्रदरली कंट्रीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे रेस्क्यू को आईं और या। बहुत सारा लोन रोल ओवर कर रीशेड्यूल दिया। हो गया, या। रोल ओवर हो गया है, और थोड़ा-सा और रोल ओवर हो जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी तो। मेक तो अभी सेंस। आगे आइंदा चीज़ें तो थोड़ी-सी बेहतर लगना शुरू हुई हैं। और ये जो आपने बताई ना ओजीडीसी वाली बात, इसको मैं कवर कर लूँ इन 2 सेंटेंसेस। वन इज़ कि देखें, अगर एक चीज़ के अंदर एक हमारे यहाँ होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, या। एक होता है कैश प्रॉफिट। यस। तो अगर आपकी रिसीवेबल टू इनकम की एंट्री है और लगे लोगों को कि रिसीवेबल मिलना मुश्किल है, तो उस अर्निंग पर शेयर को लोग फिर डिस्काउंट फैक्टर या हेयर कट लगाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये हमारी जो इतनी शानदार कंपनी है ओजीडीसीएल, पीपीएल, पीएसओ, मैं किसी एक को एग्जांपल लेके बताऊं कि ओजीडीसीएल के अंदर जो ऑयल के रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, जो गैस के रिजर्व्स हैं वो 8-8 साल 10-10 साल के हैं, जो उसके अंदर कैश पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है। सो अगर सुई जिस तरह बात चल रही है, और लगता है अल्लाह करे हो जाए ये काम, कि सुई नॉर्थ साउथ से जो पैसा आएगा और ये जो घूम के वापस ये जो गैस का सर्कल डेट जो कि अभी 1.6 ट्रिलियन पे पहुंच गया है, अगर वो थोड़ा एडजस्ट होगा तो सिस्टम में मार्केट में कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आईएमएफ ने ये कहा हुआ है, और आईएमएफ ने सख्त-सख्त जो बातें की हैं, उनमें किसी-किसी जगह हमें इकोनॉमी को उसका इमीडिएट, किसी जगह मीडियम टर्म पे फ़ायदा है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। फरीद साहब, अभी वक्त हो जाता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को समझाएं कि हाउ डू यू लुक एट द मार्केट एंड गोइंग फॉरवर्ड, आपके हिसाब से, आपके ख्याल में कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसकी तरफ लोगों को देखना चाहिए। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में फ़रीद आलम ने तफसील के साथ बताया कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका इमीडिएट, शॉर्ट और मीडियम टर्म में लोगों को, इकॉनमी को फ़ायदा होने जा रहा है। एक चीज़ है जो कि जनरली लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जाते जाते 23% पे अपने कुछ लोगों को ऑक्शन में पैसे दे गई है। बट जो चीज़ फ़रीद ने पॉइंट आउट की, दैट वाज कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 5-5.5 खरब से ज़्यादा का अमाउंट खर्च हो रहा है, एंड दैट इज़ अ चैलेंज। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो केयर टेकर सेटअप है वो अगर लीन होता है, स्मार्ट होता है, तो इसका इमीडिएट बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान की आवाम हो सकती है, पाकिस्तान की ट्रेजरी हो सकती है। सो फ़रीद आलम साहब, दिस सेगमेंट हूवर्स एंड टॉक्स अबाउट द कैपिटल मार्केट, हाउ डू यू लुक एट द कैपिटल मार्केट नाउ एंड गोइंग फॉरवर्ड, आपके हिसाब से लोग अगर सरमायाकारी की तरफ आएँ तो वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, और कौन से सेक्टर्स की तरफ देखें? तो सानी भाई, एक तो ये है कि लोगों ने, हमारे फंड मैनेजर्स ने, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स ने, या जो हमारे हाई नेटवर्थ्स हैं, इन लोगों ने, और म्यूचुअल फंड्स को भी साथ ले लूँ मैं, इन्होंने इक्विटी को खैर बात कह दिया था और ये चले गए थे फिक्स्ड इनकम की तरफ। राइट। एक पहले इससे ये हुआ था हमारे साथ पाकिस्तानी मार्केट के साथ कि गोरा चला गया था, और गोरे के जाने का डेंट है, और
मतलब फील होता रहा। या उसके बाद हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल मनी भी चली गई। तो एंड में जो बर्दाश्त किया वो लोगों ने ही किया, या जो छोटे सरमायाकारों ने। अब जब उनसे बात करो और ईज़ी मनी अगर सबको 20% एंड देयर अबाउट मिलती रही, तो उनको कोई इंसेंटिव नहीं था टू कम बैक टू द स्टॉक मार्केट। तो अभी भी बहुत सारी दुनिया जो ₹100 में ₹80 तो चले गए हैं फिक्स्ड इनकम में, और ₹20 करीब हैं जो कि पड़े हुए हैं इक्विटीज़ में। राइट, ये 50-50 भी रहा, और मुझे लगता है कि मीन की तरफ रिवर्सल आएगी इसकी, और ये होगा इंशाल्लाह राइट, 50 तक आएगा। राइट, अच्छा, कब आएगा और क्या अवामिल होंगे? मेरे ख़्याल से नंबर 1 ये होगा कि जो रिटर्न 1 साल में मिलती है 20% की, वो हमने देखा कि जुलाई के महीने में 1 महीने में मिल गई। मिल गई, बिल्कुल मिल गई। वो बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, अगर डॉलर टर्म्स में भी देखा जाए, तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट थी, नॉट फॉर अ डे, नॉट फॉर अ मंथ, बट फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जुलाई, यस, जिसकी रिटर्न तकरीबन 15.5% डॉलर टर्म्स में थी। राइट, तो एक तो ये इंडिकेशन, और ये तो आपको पता है कि एवरेज है। तो देयर आर कंपनीज व्हिच हैव यील्डेड अबाउट 80% और 60%, 50%, और बाज़ नीचे भी हैं। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, ये एवरेज की बात हो रही है। यस, दूसरी बात, ये जो नंबर आए एलएसएम के, उसने भी हमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस दिया कि थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग, हालाँकि आपको पता है कि इम्पोर्ट पे इस वक़्त बहुत मुश्किलात हैं और रेट भी बहुत महँगा है। एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी इम्पोर्ट्स बहुत महँगी हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने रीबाउंड जो दिया, और जो 6%, 5.9 टू बी प्रिसाइज की हुई ग्रोथ, उसने एक थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि और ये आफ्टर मेनी मेनी मंथ्स ये हुआ कि हमारी एलएसएम की ग्रोथ अच्छी आई। राइट, इन्फ्लेशन अभी तंग करती रहेगी, और अभी बिजली के बिल और गैस के बिल थोड़े और तंग करेंगे। गैस तो खैर हमने अपनी बिल्कुल ही समझा हुआ है, घर की बांदी बनाया हुआ है उसको। बहुत सारे हमारे जानने वालों के घर पे जिनका जनरेटर पे गैस पे नहीं है, उनका उनका बिल 1000-2000 से ज़्यादा नहीं आता, और हालाँकि आना चाहिए 5 से 10,000। ये मैं यस, आज से नहीं कहता, मैं 10 से कह रहा हूँ, एंड आई मीन व्हाट आई से, राइट, कि अगर गैस के सिलेंडर ₹2500 का है और वो गरीब आम के लिए है, तो आपका जो 500 गज़ या 1 कनाल 2 कनाल के घरों में 1000-2000 का बिल नहीं आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, बिल्कुल और सही। आपको भी राशनिंग। सो कमिंग टू दिस, अगर हमारी इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ेगी इसकी वजह से, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रहना और करना बड़ी बात है, बट आईएमएफ, हर जगह आईएमएफ आता है, बिकॉज़ उसी की बात को मानते हैं, उसी के आने से हमारा फ़र्क पड़ा है। सो वो कहता है कि आपकी इन्फ्लेशन अगले साल एफवाई यानी यानी फिस्कल ईयर के 2024 तक 20% हो जाएगी, जिसकी हमें भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि बेस ईयर इफेक्ट है। ये नहीं कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, बल्कि जो बेस था जिससे कंपेयर करके आप आगे जा रहे हैं, वो बहुत हाई था। तो आई थिंक उसकी वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन टेपर डाउन होना शुरू हो जाएगी। राइट, मेरे ख्याल से सिंगल मोस्ट फैक्टर जो तंग करता है, जो वरीसम है, वो एक इन्फ्लेशन है और इंटरेस्ट रेट है। ये 2 चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में, जिस तरह एरियल व्यू वाले लोग जो एक जनरल बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं। तो आई आई पर्सनली फील के चीज़ें थोड़ी बेहतर तो होना शुरू हो जाएँगी। देन जो अच्छी बात हुई पिछले इस महीने में, जाते-जाते इस गवर्नमेंट ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और बहुत भाग-दौड़ की। उसमें आई एम श्योर आर्मी ने भी अपना रोल प्ले किया। ये जो मिनरल समिट की, और जो लोग आए और जिस क्वालिटी के लोग आए, यस, उससे भी एज़ अ पाकिस्तानी आई आई फेल्ट प्राइड इन होस्टिंग पीपल हू वो, और हू इज़ हू था इस्लामाबाद में, आपको पता है या, कि जो इसमें लोग आए, और वो इतने खुश हैं रिको दिक वाले, वो जो कि वो समझ रहे हैं कि, और शायद सही समझ रहे हैं कि ये दुनिया की कॉपर और गोल्ड की सबसे बड़ी माइन है, जिसके वो इस वक्त इंचार्ज हैं। और अभी तो बहुत बड़ा एरिया है, वो सिर्फ 100 यूनिट पता नहीं क्या यूज करते हैं, कि 1/4 की अभी हुई है, अभी तो उनको और इलाके पे शुरू करना है काम उन्होंने। और आपको पता है इस बात का भी कि जो ये जो है रिको दिक के अंदर ओजीडीसी और पीपीएल और गवर्नमेंट होल्डिंग्स भी इसके हिस्सेदार हैं। तो जब वो अल्टीमेट ऑपरेटर इतना खुश है, तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से छोटे वाले साथ खड़े हैं उसके,
पार्टनर्स, उनको भी खुश होना चाहिए, और अगर मैं और आप उसके शेयर होल्डर्स हैं या बनना चाह रहे हैं, तो देयर इज एब्सोल्युटली एवरी पॉसिबिलिटी, और अपनी हमें हिम्मत करके ये काम करना है। राइट। क्योंकि अगर हम समझते हैं कि इसके अंदर वर्थ है, और हम ये नहीं कह रहे, जो एरियल व्यू वाले लोग दुनिया से आए हैं वो ये कह रहे हैं कि इस जगह पे इस लार्जेस्ट गोल्ड माइन, कोल और कॉपर माइन है, gold and copper. So I think there is reason to believe in what the market is sensing and smelling in OGDC, PPL and others. Government holdings क्योंकि unlisted है उसको छोड़ दें, तो ये चीजें मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी इन्वेस्टर क्लास के लिए डिफेंसिव और अच्छा रिटर्न देंगी। और इंस्टेड ऑफ के कुड़ते रहें और अखबारों में रिपोर्टें पढ़ते रहें जी कि रिको में ये हो गया वो हो गया, तो इससे बेहतर है कि आप उसका हिस्सेदार बन जाएं, और आप ही का एसेट है, पाकिस्तानियों का एसेट है, जो जो पार्ट ओनर है। हाँ, अगर आपने उस कंपनी का शेयर होल्डर बनना है या मालिक बनना है, तो अल्लाह करे ऐसे भी पाकिस्तानी लोग पैदा हों, बट टिल सच टाइम वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू डू इट, तो हमें किसी और को साथ लाना है पड़ेगा। बिल्कुल सही। ये फरमाया आप फरीद साहब कि गवर्नमेंट जो है सर्कुलर डेट की बातें करके गई है, अप्रूवल तो नहीं किया अभी तक। आई थिंक इसके अलावा कोई चांस नहीं है। ओके। ये बिल्कुल आपने बात सही की कि वो कुछ ऐसा कुछ साइन करके नहीं गई, बट आई थिंक आईएमएफ से बात हुई भी है, और आपने जब सोवरेन वेल्थ फंड बनाया और उसमें जब शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं हम, तो जब इसकी जिस वैल्यू पर ट्रांसफर करना है उसमें आप ये कैश आउट करके दें तो फायदा सबका है। बिल्कुल सही। तो इसलिए 1.6 ट्रिलियन में से ये जो ट्रांसफर होगा, इससे नीचे आएगा ये इसका सर्कुलर डेट ऑफ गैस एटलीस्ट, उससे वैल्यू बढ़ जो जाएगी। लिस्टेड कंपनी को फायदा हो जाएगा। बिल्कुल सही। सो फरीद साहब, वुड यू माइंड रिकमेंडिंग सर्टन सेक्टर्स के जो गिवन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन लोगों को देखने चाहिए? मेरा ख्याल है, एक तो जिस तरह हमने सोवरेन वेल्थ फंड के अंदर जो कंपनी जा रही हैं उनको जरूर देखना चाहिए, राइट। क्योंकि वो एक उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने पैसा भी जनरेट करना है, और वो कंपनी भी अच्छी हैं और गवर्नमेंट की हैं। दूसरे ये है कि बैंकिंग सेक्टर में जो लोग कमर्शियल बैंक्स में काम करते हैं उनके लिए एक होस्ट ऑफ, और बड़े बैंक्स में रहें ज़्यादातर, और जो इस्लामिक बैंक हैं तो वो मीज़ान बैंक की शक्ल में हमारे पास अवेलेबल है, और अब तो एक दो और बैंक्स भी अब वो कन्वर्ट हो रहे हैं कमर्शियल से इस्लामिक। अभी मुझे नहीं लगता कि सिक्लिकल्स का लंबा चलेगा ज़माना, या बिकॉज अभी सीमेंट और स्टील के अंदर जब तक कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पिकअप नहीं होती, तो अच्छे हैं, मतलब कैचअप प्ले होगा, बिकॉज प्राइसेस बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं, बट उनकी बहुत ज़्यादा। हाँ, एक फ़ायदा ये हो गया है बैठे बिठाए कि हमारा जो सीमेंट सेक्टर है ये बड़े एबल और बड़े कैपेबल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, या तो वो प्राइसेस अभी जब तक पास ऑन कर पा रहा है, क्योंकि $260 पर टन पे गया था कोयला, या अब $100 पर टन के नीचे है, लेकिन प्राइस नीचे आने की बात नहीं करते, वो ऊपर जाने की बात करते रहते हैं। सो और आपको ये भी पता है कि जो प्लांट पुराने लगे हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान में लाइमस्टोन और सारा रॉ मटेरियल तो यहीं का है, प्लांट और मशीनरी आपके पुराने $100 से कम पे लगी हुई है, ₹100 टू $1 से कम पे, या चले 150 पे या 200 पे। जो एक्सपेंशन गया है उसका ब्लेंडेड भी करें तो फिर भी 150 से नीचे ही आएगा। तो जो एक्सचेंज रेट की वजह बना के या किसी भी वजह बना के, और बहुत सारा ये जो मैंने जिस तरह तारीफ की इसकी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाने की, सीमेंट सेक्टर के, इन लोगों ने अपने अर्लियर जो डेट्स थे वो रिटायर कर दिए थे, तो उनकी अनलेवरेज बैलेंस शीट्स थी और कमाइयाँ बहुत अच्छी हुई हैं माशाल्लाह। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ा सा ये जो टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिया है ना, ये जो सुपर टैक्स वाला, या इसको ये अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाए, या इसका अल्लाह करे ये फीचर ना बने, एज अर्ली एज पॉसिबल ये रिमूव हो जाए, तो पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर में दोबारा से जिंदगी और तवानाई आ जाएगी। तो हाउ अबाउट इंडेक्स, आपको दिखती है इसमें 50-54 हज़ार की जो बातें लोग कर रहे हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है डाउन द रोड 6 मंथ्स, यू सी समथिंग लाइक दैट हैपनिंग? जी, जिस तरह हमने पहले सेगमेंट में बात की, मुझे खुशी होगी कि अगर प्राइस इंडेक्स हमारा जो 28,000 पे गया था वो टूटे, तो
ये ओके, वाला $53,000 वाला इंडेक्स मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में ये, बल्कि उससे पहले ही 2-3 स्टेप सीधे पड़ गए तो ये टूट जाएगा। लेकिन वो 53,000 वाला जो मई 2017 में हमने अचीव किया था, उसको तोड़ना, अचीव करना, वो मतलब गलत कैलकुलेशन होगी कि एप्पल टू ऑरेंज की बात होगी। बिल्कुल सही। अगर प्राइस प्राइस जाए तो फिर मैं ज़्यादा खुश होऊँगा। मैं आज सिर्फ़ आपको आज मैंने एकेडी सिक्योरिटीज़ ने जो आज रिपोर्ट बना के भेजी, उसमें मैंने लिस्ट डाउन की हैं कंपनियाँ, जो कि उस वक़्त क्या प्राइस थी और आज की प्राइस क्या है। राइट, इस वाले सेगमेंट में टाइम नहीं होगा, या वरना इस अब हमारे सब क्लाइंट्स अवेलेबल भी है, और क्लाइंट्स के अलावा बहुत सारी ये वो सोशल मीडिया पे घूम जाती है। तो इस मैं जो मैंने, लेट्स से अगर वो ₹100 था, टॉप 50 कंपनी है, तो आज उसकी वैल्यू ₹30 या ₹35 से ज़्यादा नहीं हुई अभी तक। राइट, तो अभी बहुत लंबा सफ़र है जो तय करना है। तो लेकिन मैं इस वाले पॉइंट को आज बार-बार री-एम्फसाइज़ कर रहा हूँ और करूँगा लास्ट टाइम दोबारा, कि अ लॉट ऑफ पीपल व्हाइल दे आर प्लानिंग टू कम टू द मार्केट, दे फील एज़ इफ द प्राइसेज़, और या जो इंडेक्स को देख के वो समझ रहे हैं कि शायद हमने वी हैव मिस्ड द बोट, बट माइंड देम, और बताना उनको बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसा नहीं है। ये तो टोटल रिटर्न इंडेक्स है, ये हमारा, इसमें 6 साल के पे आउट शामिल हो गए हैं। आप प्राइस इंडेक्स को देखें, उस पीरियड में जो प्राइसेस अचीव की थी शेयर्स ने, जो आपको पसंद आ रहे हैं उस पे देखें। psx.com पे जाएं, आप अपने जिस कंपनी को खरीदना चाह रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसकी सेल्स का ग्रोथ देखें, उसकी बॉटम लाइन या अर्निंग पर शेयर देखें, और बिस्मिल्लाह करके छोटा मोटा एक्सपोजर लें स्टॉक मार्केट में। ये आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा बनिस्बत ट्रेजरी बिल और पीआईबीज के। वो मुझे लगता है कि उसकी बहार जो है ना, अब वो इन द टाइम्स टू कम, एक शायद अनचेंज की पॉलिसी आए, उसके बाद ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज में सक्सेसिव इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। ओके, ग्रेट। वली साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे कासिम। ही हैपन्स टू बी एन एनालिस्ट बेस्ड आउट इन यूएई, और उनसे हम समझेंगे कि रीट्स के ऊपर उनका क्या व्यू है। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, कासिम से हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को वो कैसे देखते हैं, रियल इस्टेट सेक्टर को वो कैसे देखते हैं, और यूएई में जो पाकिस्तानी एक्चुअली यूएई के रियल इस्टेट सेक्टर की रूह रवां हैं, उसका क्वांटम कितना है। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक जो पाकिस्तानियों की वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो 20 से 25% से ज़्यादा है। कासिम, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। फैंटास्टिक। कासिम, हमने रिसेंटली देखा देयर वर कपल ऑफ डेज कि जब $1 बिलियन की डेली रियल इस्टेट्स में सौदों की खबरें ब्रेक हुई, सऊदी अरब का इंटरेस्ट यूएई में है, इससे मुतालिक खबरें ब्रेक हुई। और दूसरी जानिब हमने देखा कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में इस बजट में रियल इस्टेट से मुतालिक कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे लोगों को दुश्वारी का सामना है। 30-30, 40-40 साल पुरानी जायदाद के लिए एक रेगुलेशन इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें कहा गया है कि आपको साबित करना होगा कि आपने जायज़ पैसे से ये प्रॉपर्टी बनाई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर थोड़े से मसाइल हैं। रीट्स का जो सेक्टर है वो अलबत्ता थोड़ा सा बेहतर प्ले कर रहा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में काफ़ी सारी उम्मीदें जो डॉक्यूमेंटेड रियल इस्टेट है, रीट्स का सेक्टर है, उससे वाबस्ता की जा रही हैं। सो आई जस्ट वांट यू टू काइंडली एक्सप्लेन दैट हाउ डू यू लुक एट द पाकिस्तानी इकॉनमी इन जनरल। पाकिस्तान की रियल इस्टेट को यूएई की रियल इस्टेट के साथ कैसे कंपेयर करते हैं? जो यूएई में बूम है और जो पाकिस्तान में एक काइंड ऑफ बस साइकिल है 3 साल से, रियल इस्टेट या तो स्टैगनेंट है या पीछे जा रही है, इसको आप बाहर से बैठ के कैसे देखते हैं? थैंक यू शाहिद साहब, मुझे प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। बात यह कि रियल एस्टेट पाकिस्तान के लिए एक शुरू से एक बैकबोन रहा है। सिर्फ एक इशू ये रहा है कि हम लोगों ने कि रियल एस्टेट के अंदर जो अनप्रोडक्टिव जो उसकी ट्रांजैक्शंस थी ना, उसको मेन बिजनेस बना लिया था। इवन जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे वो अपनी कंपनीज बंद करके
उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर चले गए कि प्लॉट्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और वो सारा सिस्टम चल रहा था। गवर्नमेंट भी हैप्पी थी कि यार लोगों के पास काम है, चीज़ें हैं, हमें भी पैसे भरने हैं, पॉलिटिशियंस भी पैसे बना रहे थे। अब जब गवर्नमेंट के पास पैसे खत्म हुए तो उनको नज़र आ रहा है कि ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की ये जो मार्केट है, दिस इज़ द ओनली वे कि जहाँ से वो लोग टैक्स इकट्ठा कर सकें। तो डेफिनेटली वो इस सेक्टर को अब उनके 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 हाईलाइट पे है कि इस सेक्टर से हम लोगों को टैक्स चाहिए, ठीक है? अब जो द ओनली वे मेरा ख्याल है कि लोगों को अब ये सोच लेना चाहिए कि हम लोगों को प्लॉट्स और इन अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की बजाय, क्योंकि हम लोग शुरू से एक रियल एस्टेट के अंदर रहे हैं, हमें वहाँ से मूव होके कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट साइड या रीट वाली साइड पे चले जाना चाहिए, क्योंकि हर बंदा कंस्ट्रक्शन का एक्सपर्ट नहीं होता। तो इन्वेस्टर्स तो वही हैं रियल एस्टेट के, तो उन्होंने मिलकर उसको एक रीट की फॉर्म बनाई और उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को भी आगे आने वाले सालों में ये नज़र आ रहा है कि अगर डेवलपमेंट साइड पे इन्वेस्टर्स चले जाते हैं तो उनको पता है कि यार सारी इकोनॉमीज़, सारी जितनी की इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील ले लें, सीमेंट ले लें और दूसरी जितनी भी इन लोग इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब 70-80% इंडस्ट्रीज़ आपकी खुद ब खुद चली जाएँगी अगर आपका रीट्स स्टार्ट या डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती। अब बात ये है कि आपकी रेगुलेशंस उसको कितना बेनिफिट देती हैं। पाकिस्तान के अंदर रीट्स क्योंकि अभी रिसेंटली आया है तो लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यूएई के अंदर रीट्स पुराने हैं, हालांकि यूएई इकोनॉमी नहीं है, मगर उन्होंने बड़ी जल्दी अपनी रेगुलेशंस को इम्प्रूव किया। नॉट ओनली प्राइवेट पब्लिक रीट, यहाँ पे अब छोटी छोटी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने क्राउड फंडिंग सेटअप बनाए हुए हैं। मैं भी उसको रीट ही बोलूंगा क्योंकि आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसको छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को छोटी छोटी शेयर की सूरत में उनको सेल कर देते हैं। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, बड़ी उसमें के अंदर रिंग फेंसिंग है, कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी को ले नहीं सकता, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये जो साइकिल आया है उससे एक चीज़ आपको बड़ी वाज़ेह हो गई है कि हम कब तक अनप्रोडक्टिव जो है ना चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चते रहेंगे या उससे पैसा बनाते रहेंगे। उससे शायद इंडिविजुअल्स को तो फ़ायदा होगा, मगर एज अ ओवरऑल इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा देखें डॉलर कहाँ से 150 रुपए से 300 रुपए पे चला गया, सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, राइट। बनाने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को बड़ा सीरियस होकर इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हैं। नो डाउट टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है जिसको हमें इम्प्रूव करना है, मगर जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास रीट्स है, हमारे पास रियल एस्टेट सेक्टर है। अब रियल एस्टेट के में अगर गवर्नमेंट लोगों को ये डीमोटिवेट करने में मोटिवेट कर दे कि किसी तरह वो प्लॉट्स को सेल और खरीदने और बेचने की बजाय वो प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करें, चाहे वो थ्रू पब्लिक रीट्स हो या प्राइवेट रीट्स हो या क्राउड फंडिंग हो, ठीक है, और प्रोसेस को इजी करें। राइट, राइट, राइट। इट रियली मेक्स सेंस कि जो प्रोसेस है वो अगर सिंप्लीफाइड हो जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए और पाकिस्तान के अंदर जो अनप्रोडक्टिव एसेट की तरफ पैसे की डायरेक्शन है, एसेट लिक्विड एसेट की एलोकेशन है, वो अगर कम हो जाए तो पाकिस्तान के बेशतर मसाइल हल हो सकते हैं। कासिम ने एक और चीज़ की तरफ इशारा किया एंड दैट वाज कि पाकिस्तान की जो 22 के 22 इंडस्ट्री के सेगमेंट्स हैं इसको ड्राइव कर सकती है रीट्स डेवलपमेंट, बिकॉज इट इज़ द मदर इंडस्ट्री रियल एस्टेट। इसमें से अगर प्लॉट्स के अंदर से वैल्यू सिस्टम, वैल्यू चेन को ख़त्म कर दें और प्रोडक्टिव वैल्यू सिस्टम आई जिसमें डेवलपमेंट हो रही हो, कंस्ट्रक्शन हो रही हो, इसकी तरफ आप आ जाएं तो सारी इकोनॉमी का साइकिल चल सकता है। कासिम ये बताइएगा कि व्हेन यू सिट इन यूएई एंड यू लुक एट रीड्स द वे थिंग्स मूव फॉरवर्ड, आपने लास्ट टाइम डिस्कशन में मुझे बताया था और लोगों ने फिर मुझसे पूछा भी कि सानी भाई हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि 3 से 4 दिन में कोई रीट्स की कंपनी का लाइसेंस मिल जाता हो, एवेल्यूएशन नहीं हो पाती। सो आई टोल्ड देम यार कि डिजिटल जर्नीज़ का दौर है, चीज़ें हर चीज़ सिस्टम में होती हैं और वो वेरीफाई भी हो जाती हैं और उसके ऊपर रेगुलेटर एक्टिवली काम भी करता है। एक तो आप ये वाली चीज़ बताइएगा। दूसरा मेरा प्राइमरी क्वेश्चन ये है आज के प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से कि रियल एस्टेट का जो साइज़ है यूएई में एस्टिमेटेड वो क्या है, उसमें पाकिस्तानियों की पार्टिसिपेशन क्या है, एंड व्हेन यू लुक एट पाकिस्तानीज़, जो हर दूसरा पाकिस्तानी ख्वाहिश रखता है और काफ़ी पाकिस्तानियों के है भी कि हम फ्लैट ले लें, कोई स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें और वो किराए पे दे दें,
तो ये कितना लॉन्ग टर्म है और इसमें कितना पोटेंशियल है? सो पहले कंपैरिजन और कितने पाकिस्तानी इसमें पाकिस्तानियों का क्या स्टेट है वहाँ, स्टेक्स क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। तो यूएई मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यूएई मार्केट की जो एस्टिमेटेड जो आज की जो वैल्यू है इस ईयर की वो अराउंड 400 बिलियन है राइट। यूएसडीज। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल यूएई मार्केट में जो आपकी रियल एस्टेट सेक्टर है, और एज पर देम इट्स कंट्रीब्यूट्स अराउंड 5.5% ऑफ देयर जीडीपी। ठीक है, ओके। अब बात यह है कि उसमें पाकिस्तानियों की कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो एक मेरा ख्याल है लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि पाकिस्तानी जो हैं दे हैव अराउंड $10 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन यूएई। ठीक है, ओके। सिर्फ यूएई के अंदर उनके 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हैं, और अराउंड 20,000 पाकिस्तानीज हैं जिनके डिफरेंट रियल एस्टेट स्टेक्स हैं। अभी मैं इसमें जो स्मॉल स्टेक्स क्राउड फंडिंग रेट्स की नहीं मैं बात कर रहा, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ जो उनकी ऑन प्रॉपर्टीज हैं। यूएई मार्केट को जो एडवांटेज हुए हैं कोविड के बाद, वो 2-3 बड़े बड़े एडवांटेज हुए हैं। एक, उनको फायदा हो गया यूक्रेन वॉर का। ठीक है, रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारा रशियन पैसा यहाँ पे मूव हुआ। पाकिस्तानी इकोनॉमी के खराब होने का फायदा हुआ, आइदर ब्लैक मनी मूव हुई या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी पैसा लोग मूव कर सकते थे उन्होंने मूव किया। थर्डली, चाइना क्योंकि बंद हुआ था, चाइना जैसे ही ओपन हुआ तो चाइनीज बहुत सारे इन्वेस्टर दोबारा यूएई की तरफ मूव हुए, तो इस वजह से इनको एक बड़ा अच्छा एक टाइम पीरियड मिला। मेरा ख्याल है कि ड्यू टू सेफ हेवन ऑफ दिस एरिया, आप गल्फ के हवाले से बात कर लें या आप दूसरे किसी हवाले से बात कर लें, तो गल्फ के हवाले से बात कर लें, मेरे समझे एशिया एंड और जो आपका जीसीसी है उसमें जो सबसे सेफ हेवन इस टाइम पे समझा जा रहा है, जैसे यूरोप में आप स्विट्जरलैंड को समझते हैं, वो अब आपको दुबई को आप कंसीडर करें, तो सारा पैसा जब भी इन मुल्कों में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो पैसा मूव होके यूएई वाली साइड पे चला जाएगा, दुबई में आ जाएगा। ठीक है, अब हम उसको कंपेयर करें पाकिस्तान से। पाकिस्तान में बात है कि आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर तो नहीं आएगा, मगर आपके पास पोटेंशियल है, आपके लोकल इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा हैं और वो सब रियल एस्टेट से ताल्लुक है। आप जिस बंदे को उठाएंगे उसका या तो रियल एस्टेट वो एजेंट होगा या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि अगर हम रियल एस्टेट को प्रॉपर्ली प्रोडक्टिव साइड पे यूज करें तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ रियल एस्टेट हमें अच्छा खासा जीडीपी में बेनिफिट दे सकता है। प्लस $10 बिलियन तो आप कह रहे हैं पाकिस्तानियों का उधर लगा हुआ है, विच मीन्स कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जो इन्फ्लक्स है टुवर्ड्स दुबई, दैट इज इन बिलियंस, नॉट और इट्स बिलियंस। हाँ जी, और इट्स नथिंग। मेरा ख्याल है कि ये अब इसमें हो सकता है कि बहुत सारी चीजें थ्रू होल्डिंग कंपनीज हों जिनके ऑनरशिप की अभी आइडिया ही ना हो कि वो जो ऑनरशिप उनके पाकिस्तानी है या कौन है। ठीक है, अभी मैं उन पाकिस्तानियों की नहीं बात कर रहा जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, क्योंकि वो दे विल कंसीडर्ड एज ब्रिटिशर्स या किसी और नेशनलिटी के अंडर वो कंसीडर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरा ख्याल है उनका भी लें तो 5-10 बिलियन वो भी होगा, जो इंडायरेक्ट पाकिस्तानी जो they are residents of other countries. Understood. ये फरमाएं कि going forward, अच्छा, एक मैं आपको वो क्वेश्चन एक आपका क्वेश्चन मैं आपका आंसर दे दूं जो आपने मुझसे पूछा था लास्ट टाइम के हवाले से। उसमें यह है कि देखिए मैंने जो कंपनी बनाना है ना, रीट जो क्राउड फंडिंग कंपनी बनाने, मैंने आपको बताया था वो तो एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। ठीक है ना, उसमें 2-3 मंथ्स लग जाते हैं, मगर उसके बाद जब एक कंपनी बन गई है तो प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर उसको क्राउड फंडिंग इन्वेस्टर्स को बेचने तक इट्स 1 वीक टाइम। आपके पास प्रॉपर्टी है और सामने इन्वेस्टर्स हैं, इट टेक्स ओनली 1 वीक, 3 to 4 डेज लेते हैं प्रॉपर्टी फिनिश, क्योंकि रेगुलेटर्स हर स्टेप पे इन्वॉल्व है, रेगुलेटर्स हर चीज को रिव्यू करता है और प्रॉपर्टी जो है ना वो शेयर होल्डिंग जो है ना वो प्रॉपर्टी की वो इशू हो जाती है इन्वेस्टर्स को। इट्स ओनली अ 3-4-5 days वर्क, नॉट मोर देन दैट। दैट्स ग्रेट। ये बताएं कि प्राइवेट मार्केट कैसे ऑपरेट करती है यूएई में, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। अच्छा, प्राइवेट मार्केट जो है, अगर आप प्राइवेट को अगर आप एज ए इंडिविजुअल बात कर रहे हैं तो मतलब लाइक पाकिस्तान आप जाएं, आप अपने पैसे शो करें, प्रॉपर्टी ढूंढें, इन्वेस्टमेंट करें, फिनिश। ठीक है, मगर जब आप बात करते हैं प्राइवेट रीट की और पब्लिक रीट की तो दैट्स लिटिल डिफरेंट। राइट, यूएई के अंदर सिर्फ दो पब्लिक रीट्स हैं। ठीक है जी, एंड दे आर इलिक्विड। वो
पब्लिक होने के बावजूद वो दे वर्क लाइक प्राइवेट रीट्स, ठीक है। ओके, एज कम्पेयर टू जो प्राइवेट रीट्स हैं वो ज्यादा लिक्विड है, क्योंकि अब वो उन्होंने मार्केट प्लेसेस दे दी हैं कि इवन आपने एक प्रॉपर्टी क्राउड फंडिंग में ले ली है, आप उसको डाउन द लाइन सेल भी कर सकते हैं। अगर सामने बायर आपको वो देयर इज अ मार्केट प्लेस, आप अपनी अगर सामने कोई बायर है और वो इज इंटरेस्टेड सो यू कैन सेल इट। अच्छा, दूसरी जो प्राइवेट क्राउड फंडिंग है, इट्स यूजुअली क्राउड फंडिंग के थ्रू रेट्स जो हैं वो चल रहे हैं। इट्स वेरी इजी, 5-10 मिनट्स अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, 10 मिनट्स में आपकी ऑनबोर्डिंग होती है ऑनलाइन। ओके, 10 मिनट्स में ऑनबोर्डिंग होने के बाद आपका कंप्लायंस फंड 1 से 2 दिन में उसको अप्रूव करता है। आपने अपने फंड्स ट्रांसफर किए, प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो आपने क्लिक करना है और कहना है भाई मैं आई वांट टू स्पेंड इन्वेस्ट 1000 दिरहम इन प्रॉपर्टी ए, ठीक है। ओके, ओके, वो आपकी प्रॉपर्टी, वो आपका 1000 लॉक हो गया उस प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी को मैंने आपको बताया कि 5 to 10 डेज लगते हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। एक दफा प्रॉपर्टी पब्लिश हो गई है, यूजुअली 5-10 डेज में। फॉर प्रॉपर्टी हो तो 2 डेज में भी वो इन्वेस्ट हो जाती है टोटली, राइट, ठीक राइट, है। आप वो 5-10 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। 10 डेज के बाद वो कंपनी, अब आपकी क्राउड फंडिंग वाली कंपनी जो है वो उस प्रॉपर्टी को क्लोज करेगी। राइट, फिर उसके बाद प्रोसेस है कि वो रेगुलेटर के से अप्रूवल लेगी। 1 और 2 डेज का रेगुलेटर ने वो प्रोसेस रखा हुआ है, वेरी क्विक। और आपको जो है वो एसपीवी के जो है शेयर होल्डिंग इशू हो जाएगी, ओके, ठीक है। ओके, हर प्रॉपर्टी एक एसपीवी होल्ड कर रहा है सेपरेटली, और उस एसपीवी के ओनर आप हैं, ओके, ठीक है। डाउन द लाइन जब वो प्रॉपर्टी फिनिश होगी तो आपको उसकी ओनरशिप जो है ना वो मिल जाएगी, ओनरशिप स्टेक आपके पास आ जाएगा। मेक सेंस, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। कासिम, आखिर में ये फरमाएं कि इंटरम गवर्नमेंट जो है वो रुखसत हो चुकी है, 3 से 4 दिनों में के अंदर जो है इंटरम केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, probably for 90 days or an elongated period. So how do you look at the Pakistan's economy by sitting abroad? पाकिस्तान के साथ IMF की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डील है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ाने हैं, शरह सूद को शायद 1-1.5% और बढ़ाना होगा। जो डॉलर है उसको लोग एनालिस्ट कहते हैं कि अगर इसको फ्री किया जाए तो ये 325 रुपये के आसपास है। सो व्हेन यू लुक एट इकॉनमी, व्हेन यू लुक एट द चैलेंजेस, आप कितने पुरुम्मीद हैं पाकिस्तान की मईशत से? देखिए, बात यह कि अगर आप एज मैं इस कंट्री को अपने से अलग करके देखूं तो मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमीज के ऊपर बूम एंड बस्ट जो है ना साइकिल आते रहते हैं। हर इकोनॉमी पे आए हैं, यूएस इकोनॉमीज पे भी आते रहे अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, ठीक है। हर इकोनॉमी पे आते हैं। अब बात ये कि आप हम कितना अच्छा उसको कॉप कर सकते हैं और कितनी जल्दी उसमें से निकलते हैं, ठीक है ना। और जिस तरह के हमारे हालात चल रहे थे, इस तरह के हालात आना ज़रूरी था। अदरवाइज़ मेरा ख़्याल है कि लोगों को समझ ही नहीं आनी थी कि हम कितने बुरे इकोनॉमिकली कितना बुरा चल रहे थे पिछले 10, 15, 20 सालों से, राइट, ठीक है। क्योंकि हर दफ़ा IMF के पास जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हमारी बंद हो रही हैं, मगर किसी को परवाह नहीं थी, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या इन्वेस्टर्स हों। रियल एस्टेट में हम पिछले 20 साल से घुसे हुए थे, हर बंदा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ प्लॉट्स के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये बुरा दौर पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें लर्न करेंगे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, आपके लेजिस्लेटिव जो लोग हैं वो लोग। मेरा ख्याल है कि हम कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हम मोर डेमोक्रेटिक होने जा रहे हैं, क्योंकि जितनी पार्टीज पावरफुल होती हैं उतना ज्यादा आपका जो पार्टीज के लिए मजबूरी है काम करना। पहले शायद 15, 20, 30, 40 साल हम लोग एक सिस्टम में चल रहे थे जहां पे शायद एक बारी दूसरी बारी। अब 3-4 पार्टीज हैं, सबको पता है कि हमने प्रोड्यूस करके देना है, लोगों को काम करके देना है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म आनी। तो इस वजह से मैं पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा होपफुल हूँ कि जैसे ही नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो किसी की भी आए, ABCD, उनको काम करके देना पड़ेगा तो वो सरवाइव करेंगे। अदरवाइज पार्टीज के सर्वाइवल्स का इशू है। तो मुझे, अगर आप मुझसे एज अ पर्सन पूछेंगे तो आई एम वेरी होपफुल। ठीक है, नेक्स्ट 2-4-5 साल आपके लिए मुश्किल तो जरूर होंगे, क्योंकि सब डिसीजन लिए जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे डिसीजन जो कि 20 साल पहले लेने चाहिए थे, ये मजबूरी हमें इस लेवल पे लिया है कि हम लोगों ने वो डिसीजन लिए। अब नेक्स्ट ये है कि चीजें इंशाल्लाह इंप्रूव होंगी। मेरा ख्याल है हिस्ट्री में हम फर्स्ट टाइम एक ऐसे साइकिल में फंसे थे जहां पे हम पॉलिटिकल सिनेरियो हमारा खराब था, हमारा इकोनॉमिकल साइकिल खराब था और हमारा फाइनेंशियल साइकिल खराब, तीनों एट द सेम टाइम आए। तो हमें वो कहते हैं कि वो
एक रे एक वो ऑफ है होप। कि सेइंग है कि when you are when you I'm say when you are swimming and the wave goes down, then they will say how naked you are. So this is what happened to us कि हमें फैंटास्टिक। अब आइडिया हुआ कि यार हमारे पास है ही कुछ नहीं है, तो हम बिल्कुल। लोगों को मेहनत करनी है, हम लोगों को यहाँ से आगे जाना है, ठीक है? फैंटास्टिक। तो आप अगर मुझसे पूछेंगे, आई एम वेरी होपफुल, इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह जो भी आएगी वो अच्छी पॉलिसीज बनाएगी जो कि प्रोडक्टिव होंगी, ठीक है? राइट, राइट। हर तरह की इंडस्ट्री को बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि बैकबोन हमें ये समझना है कि कोई भी जो इकोनॉमी है वो एक बिजनेस है। या बिजनेस कमाएगा तो सब चीजें चलेंगी, अगर बिजनेस नहीं कमाएगा, हम सिर्फ लुटाएंगे ही थ्रू सब्सिडीज या हम अपने वोटर्स को खुश करेंगे, तो शायद चीजें नहीं चल सकती। शॉर्ट टर्म में तो शायद हो जाएगा, ओवर द लॉन्ग टर्म हम जिस लेवल पे बैठे हुए शायद इसी वजह से ही है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पाकिस्तान एक दोबारा एक वापस एक बहुत पावरफुल कंट्री बनेगा, अंडरस्टूड, ठीक है? अंडरस्टूड। ये हमारे साथ इंडिया देख लें, दे आर डूइंग वेरी वेल, वेरी वेल। या मतलब अब हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है उनके साथ, ठीक बिल्कुल है? ठीक। तो कासिम, होपफुली इंशाल्लाह। right. Kasim, I have to cut you here because we have run out of the time. Thank you very much for taking out time. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे फ़रीद आलम। फ़रीद आलम ने मार्केट का एक रिव्यू दिया, इकॉनमी का एक ओवरव्यू दिया और पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हमेशा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, बट ज्वाइन किया इसी बात को कासिम ने, और कासिम ने इस बात को ऐड करते हुए कहा कि पाकिस्तान हैज़ बीन लकी दिस टाइम कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी, पाकिस्तान में मईशत और पाकिस्तान में पॉलिटिकल, ये तीनों तरह के क्राइसिस एक दफ़ा आ गए और एक साथ आने की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है। यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वालों को भी काफ़ी लर्निंग हुई है, पॉलिटिशियंस को भी काफ़ी लर्निंग हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफ़ी सारी समझ आ गई है। सो ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि कौमों को जो चीज़ें समझने में 30-30, 40-40, 50-50 साल लगते हैं, पाकिस्तान ने इन 4 सालों में बहुत कुछ सीख लिया है। एंड फ़रीद आलम एंड बोथ कासिम, दे बोथ हैड दिस ओपिनियन कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। पाकिस्तान का जो रियल इस्टेट सेक्टर है, जो कि 90 खरब से ज़्यादा वैल्यू करता है, और उसको सिर्फ प्रोडक्टिव कर दिया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए, तो पाकिस्तान में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो सकती है। उन स्टॉक्स की तरफ फ़रीद आलम ने इशारा किया कि जो सॉवरेन फंड में हैं उसमें बेहतरी की गुंजाइश की तरफ फ़रीद ने इशारा किया, और उसने कहा कि मार्केट में एंट्री के लिए बहुत अच्छा रास्ता ये है कि जो स्टॉक सॉवरेन फंड में हैं उनका एक तज्ज़िया किया जाए, स्टॉक एक्सचेंज से इंडिपेंडेंट एनालिसिस दी जाए जो कि PSX की वेबसाइट पे मौजूद है, और फिर अपना माइंड मेकअप किया जाए कि जो स्टॉक बहुत कम प्राइसेस पे हैं उन स्टॉक में शराकत की जाए, हिस्सेदारी की जाए और उनमें एंट्री ली जाए। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत और तज्ज़िये का सिलसिला जारी रखेंगे। अगले प्रोग्राम में भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।